किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसानों के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में। भाइयों, जब भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हमारा सदैव ही एक प्रयास रहता है कि हम किसी ऐसे विषय को लेकर के आप सभी के समक्ष आएं जो आप सभी के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो मृदा हो, चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो पर्यावरण हो, उत्पादन हो या फिर आय हो, सारी दृष्टिगत रखते हुए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है भाइयों वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो आइए विषय आज का जान लेते हैं कि मृदा परीक्षण के लाभ और जैव उर्वरक की उपयोगिता, ये हमारा आज का विषय है। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे आज के विशेषज्ञ मौजूद हैं। अशोक कुमार गौतम जी, आप कृषि विभाग में सहायक निदेशक के पद पर हैं। तो आइए आपको सीधा उनसे रूबरू करवाते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आज हम ये जानना चाहेंगे, पहला प्रश्न हमारा यही है कि मृदा परीक्षण है क्या? मृदा परीक्षण एक ऐसा वैज्ञानिक आधार है जो मिट्टी को खेतों से लेकर प्रयोगशालाओं यानी भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं में हम पहुंचाते हैं। वहां पे हमारी विश्लेषण होती है, वहां अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की जांच करके उनका विश्लेषण परिणाम के आधार पे उर्वरकों की संस्तुति करते हैं। उनके हिसाब से हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड में संतुलित उर्वरकों की रिकमेंडेशन या संस्तुति करते हैं। उसके अनुसार ही अगर किसान भाई उतनी ही मात्रा में अगर उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल भी, उपज भी, सभी बढ़वार अच्छी होगी, हमारी भूमि अच्छी होगी, हमारी जो लागत है उस पर हमारी कमी होगी, हमारी बचत, हमारी श्रम में बचत होगी। उसके अलावा हमारा जो भूमि में जीवांश कार्बन या जैविक पदार्थ जिसकी जो ह्रास हो रहा है वो भी हमारा बरकरार रहेगा। इसके साथ ही जो हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी बढ़ोतरी होगी, हम पर्यावरण भी अच्छा करेंगे। इन सब के साथ हम गुणवत्तापूर्वक पोषक युक्त भोजन या खाद्यान्न हम अपने सारे जनसंख्या को, हमारी आबादी को मुहैया करा सकेंगे। मृदा परीक्षण के बारे में आपने बताया कि ये है क्या। मृदा परीक्षण पहले के लोग और आज अगर देखें अशोक जी तो लगभग हमारे देश में 25 से 30% जो आबादी है कृषि की, वो किसान या वो कृषक जो है वो बिल्कुल इनके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। और वो उनका, और जो जिनको जानकारी है हम कह सकते हैं वो पहले जांच नहीं करवाते थे। तो कह रहे हैं कि अब अगर जांच करवाते हैं, पहले नहीं करवाते तब भी तो फसल होती थी। तो अभी और तब में क्या अंतर आप देखते हैं, कितना अंतर देखते हैं आप? जी, बहुत अच्छा कहा आपने पूछा, क्योंकि जब हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आबादी हमारी बढ़ती गई, जमीन हमारी खेती की कम होती गई है। हम लोग क्या किए कि अधिक उपज लेने के लिए, खाद्यान्न लेने के लिए हम लोगों ने रासायनिक खाद्यों का या उर्वरकों का अत्यधिक अंधाधुंध उपयोग करने लगे अनियंत्रित रूप से। इसके साथ हमारे फसलों में रोग, कीट आ रहे हैं, उनको रोग के लिए भी हम लोग रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। दुष्परिणाम ये हुआ कि मृदा की उर्वरता शक्ति जो क्षीण हो गई, वो कमजोर हो गई, उसका मौलिक स्वरूप थोड़ा सा बिगड़ सा गया, उसमें जो लाभदायक सूक्ष्म जीव थे उनका संतुलन बिगड़ गया, वो कम हो गए, जीवांश कार्बन की मात्रा कम हो गई। इस तरह से पूरा जो मिट्टी का जो भौतिक संरचना थी वो बिगड़ गई। इससे क्या हुआ, हमारे पेड़ पौधे पे, हमारी उपज पे फर्क पड़ा है। जो हम पहले उपज ले सकते थे उसमें हमारे ह्रास आया है। उसके अलावा इसका दुष्परिणाम ये हुआ है रासायनिक खादों का या रासायनिक उर्वरकों से या रासायनिक आपके कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। मिट्टी में उनकी अधिकता के कारण मिट्टी हमारा विषैला हो गया, हमारे लाभदायक जीव जो हैं, जो सूक्ष्म जीव कहते हैं, उनकी संख्या कम हो गई। उसके अलावा हमारे जल स्रोत हैं, यहाँ तक कि जल स्रोतों में भी हमारे हानिकारक तत्व भी शामिल होंगे, जैसे आर्सेनिक जैसे है जो कैंसर जनित रोगों का कारण है। तो तमाम चीज़ें हैं कि हम अधिक उपज लेने या खाद्यान्नों को लेने के कारण हम रासायनिक उर्वरकों का खाद का अत्यधिक प्रयोग करने लगे हैं। इससे हमारे स्वास्थ्य पे और वातावरण में दोनों तरीके से संतुलन बिगड़ गया है। निश्चित रूप से रसायनों का जो धुआंधार प्रयोग हुआ है, और अभी आपने जो बताया कि ज्यादा उपज लेने के चक्कर में आज हमारे जो पर्यावरण है या जलवायु हो या स्वास्थ्य हो वो सब खराब है, निश्चित ही बिगड़ी है। लेकिन एक बात और भी ये प्रश्न मन में उठता है कि पहले जब हमारे कृषक जो है उन्होंने धुआंधार प्रयोग किया तो वो क्यों किया? सवाल ये उठता है कि ज्यादा उत्पाद प्राप्त करने के लिए। अभी क्या है कि हम जैविक पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम जैविक पर जाने से पहले ये भी हमारे लिए फिर से वही प्रश्न उठ जाता है अशोक जी कि हमारा उत्पाद जो हो फिर से कम हो जाएगा। तो इस संशय को या इस दुविधा को कैसे आप निकालेंगे? नहीं, आपने कहा रासायनिक खादों का, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक और अंधाधुंध प्रयोग की वजह से हमारी मिट्टी कमजोर हो गई, हमारे उसमें लाभदायक जो जीव हैं वो कमजोर हो गए और उत्पादकता में कमी आई है। लेकिन आज हमें ये जरूरत है हमारी जनसंख्या को, हमारी आबादी को
आने वाली पीढ़ी को हमें गुणवत्ता परक भोजन या खाद्यान्न देना बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि हमारी पीढ़ी कुपोषित ना हो, कुपोषण का शिकार ना हो। बिल्कुल। तो मिट्टी के अंदर भी अभी आप जानते हैं कि लाभदायक पोषक तत्व होते हैं, जो वो पोषक तत्व में उस मात्रा में अगर हमें मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि उसी अनुरूप वो पेड़ पौधों को देंगे, पेड़ पौधों से हमारी फसल अच्छी होगी और हमें भोजन देंगे। जी, ये बताइए कि मृदा परीक्षण की हम बात कर रहे हैं अभी, मृदा परीक्षण जिनको करवाना हो अशोक जी, वो कैसे करवाएं जो इससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं? जी जी, वो क्या विधि अपनाएं? जी, हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक तरह से देखिए, प्रदेश में हमारे 75 जनपद हैं, कृषि विभाग की तरफ से भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित हैं, संचालित हैं। वहाँ पे हमारी जो सरकार की स्कीमें थी निरंतर चला करती हैं, वो निःशुल्क किसी माध्यम से स्कीम वर्ष बार चलती हैं, योजनाएं चलती हैं। खेतों में जाके मिट्टी के नमूने लेते हैं, प्रयोगशालाओं में उसकी विश्लेषण होती है, उसके बाद उनके विश्लेषण परिणाम पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनको संतुलित उर्वरक के रूप में उनको संस्तुत की जाती हैं। अगर कोई आपने पूछा कि सीधे किसान भाई या कृषक भाई भी अपनी मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं, तो वो अपने खेत की मिट्टी को एक साफ थैली में लेकर अपने पास के नज़दीक या जनपद के भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं में उपलब्ध करा दें। उनके बाद उनके मिट्टी की जांच को करके उनके जो भी विश्लेषण परिणाम होगा उसके हिसाब से मृदा स्वास्थ्य में संतुलित उर्वरक की मात्रा की संस्तुत करी जाएगी। और निसंदेह अगर उस अनुरूप में आप काम करेंगे तो रासायनिक खादों का भार तो कम होगा ही, आपकी फसल उपज भी सही रहेगी, आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। मृदा उपचार अगर जो कराना चाहें, जिनकी मृदा या जिनकी मिट्टी जो है बिल्कुल दूषित हो चुकी है अशोक जी, और उनकी कहते हैं ना कि किसी का भी अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो फिर जो है उसको उसका उपचार बिना किए हुए फिर से हरा भरा नहीं हो सकता है। तो मृदा भी हमारी ऐसी ही है, अब वो बिगड़ती जा रही है चूंकि धुआंधार रसायनों का प्रयोग हो रहा है। उनको फिर से स्वस्थ करने के लिए क्या उपचार करें किसान भाई, या और क्या तरीका है? हमें फिर से वो पुरानी जैविक जो खेती है या जैविक उर्वरक के ऊपर हमें लौटना होगा, क्योंकि अगर हमें आज वही मैंने कहा ना कि गुणवत्ता परक पोषक युक्त अगर भोजन खाद्यान्न की जरूरत है तो हमें उस पे आना पड़ेगा। हम मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, किसी भी इसका दुष्परिणाम ना है। इसलिए हम ये चाहते हैं या हमारी सरकार चाहती है कि रासायनिक खादों के जो लोड है उसका भार है कम हो, उस पर जो वित्तीय खर्चे हो रहे हैं वो कम हो। इसके साथ हमको जैव उर्वरक इसका विकल्प है, जैव उर्वरकों का इसका प्रयोग करें, इसका समावेश करें। आप जैव उर्वरकों की आपने बात की है, हमारा जो हमारा यह टाइटल भी आज का शीर्षक भी यही है। हम आ जाते हैं जैविक पर। ये बताइए कि जैविक की तरफ तो हमारी सरकार भी जो है वो बहुत ज्यादा इसमें ध्यान दे रही है और बिल्कुल कह रहे हैं कि धक्का दे रही है लोगों को कि मतलब आप वहां पर आइए जैसे पहले हम थे। तो बताइए कि जैव उर्वरक है क्या? सबसे पहले तो हम यही जान लें कि क्योंकि लोग भूल चुके हैं, ज्यादातर लोग ये भूल चुके हैं क्योंकि वो रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कहा ना, रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से जो उनके दुष्परिणाम हुए हैं, मिट्टी का जो स्वरूप खत्म हो गया है, उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, तो आज हमें नितांत आवश्यक है जैव उर्वरकों का प्रयोग करना। जैव उर्वरक एक टेक्निकली रूप से अगर आप बात करें तो इसको माइक्रोबियल इनोकुलेंट कहते हैं टेक्निकली रूप में। ये क्या है? सूक्ष्म जीवों के जो एक कुशल दक्ष स्टैन होते हैं उनकी जीवित कोशिका होती है, जिनको एक प्रयोगशालाओं में कैरियर के माध्यम से जैविक खाद के रूप में बनाया जाता है। इनका प्रयोग हम फसलों में, बीजों के तनों में, जड़ों पे भूमि शोधन के रूप में करते हैं। जिससे जैव उर्वरकों का अशोक जी अगर इनको अगर बनाना हो या इनकी विधि क्या है, मतलब इनको तैयार करने की, ये थोड़ा बताइए। तो वर्तमान में सर राज्य सरकार में जैव उर्वरक उत्पादन की प्रयोगशालाएं स्थापित हैं, जहाँ पे इसका उत्पादन भी हो रहा है। किसान भाइयों को इसको कृषि विभाग के विभिन्न केंद्रों से मुहैया कराई जाती है। ये जैव उर्वरक के 200 ग्राम के वजन में पैकेट होते हैं, जो इसका मूल्य 21 रुपये है। और सबसे अच्छी बात है सर, इसमें आपको 75% सरकार इस पर अनुदान दे रही है, यानी कि 15 रुपये 75 पैसे किसान भाइयों के खाते में डीबीटी के माध्यम से वापस आ जाता है। तो ये बताइए क्या इसकी विधि क्या है? जैसे जो आपने बताया ना कि 15 रुपये कुछ पैसे आ जाते हैं खाते में, तो इसको प्राप्त करने की क्या विधि है? ये कृषि विभाग के जो आउटलेट कृषि भंडार केंद्र हैं, वहाँ से किसान भाई इसको ले सकते हैं। ये बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसके क्या क्या लाभ है? जैव उर्वरक की बात कर रहे हैं जी। जैव उर्वरक का सबसे बढ़िया फायदा तो आपने बताया कि मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति हमेशा के लिए बरकरार है, जो हम खो चुके हैं, जो उसकी मिट्टी की ताकत खो चुके हैं, लाभदायक जीव खो चुके हैं, इसको बरकरार रहने के लिए हमें जैव उर्वरक की उपयोग है। जैव उर्वरक हमारे मोटे मोटे तौर से आप बात करें तो 3 तरीके से उनका उपचार होता है। जैसे आपका बीज उपचार हो गया, जड़ों का उपचार हो गया, भूमि शोधन हो गया।
तो इनके माध्यम है ये इनके उपचारित करने के। लेकिन हम इसके पहले बताएंगे जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। जी जी जी, जैव उर्वरक होते हैं जैसे एक आपका मुख्यतः राइजोबियम होता है, बैक्टीरिया है, एक एजोक्टोबैक्टर बैक्टीरिया है, एक पीएसबी यानी फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं, फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया की खासियत ये है कि ये दलहनी फसलों में मुख्यतः यूज़ की जाती हैं। दलहनी फसलों में भी जो फसलें अलग अलग हैं उनके अलग अलग कल्चर के पैकेट होते हैं, उनका ही यूज़ किया जाता है। जैसे इस समय मान लीजिए अरहर है, उर्द मूंग है, आपका कोई भी चना मटर मसूर पहले था, तो इसके अलग अलग पैकेट आते हैं। जैव उर्वरक में राइजोबियम जो है इसका इतना महत्वपूर्ण योगदान है मिट्टी के लिए कि ये आपको नाइट्रोजन नत्रजन की प्राप्ति कराता है। वातावरण में जो नाइट्रोजन है, जो राइजोबियम के जो बैक्टीरिया हैं, इनको स्थिरीकरण का काम करते हैं। जब मिट्टी में राइजोबियम का कल्चर डालते हैं तो ये बीजों के पे चिपक जाते हैं। ये जब जड़ें इनका अंकुरण होता है तो अब ये चले जाते हैं मूल रूप से जड़ों के अंदर, तो वहाँ पे ये ग्रंथियाँ बनाती हैं जिसको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। इनका काम क्या है कि पर्यावरण में जो नाइट्रोजन है उनका स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करेंगे, फिक्सेशन करेंगे तो नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ेगी मिट्टी में, पेड़ पौधों में। तो बिल्कुल आवश्यक है पेड़ पौधा हमारा बढ़िया बढ़वार हो कि उपज अच्छी बढ़ेगी। तो इस पे भी फर्क पड़ता है कि रूट नोड्यूल जो जड़ें हैं कितनी संख्या है, कितना उसका आकार है। इसलिए हमें राइजोबियम का प्रयोग दलहनी फसलों में करना चाहिए। इसी तरह एजोक्टोबैक्टर जो बिना दलहनी फसलें हैं, मुख्यतः धान खाद्यान्न सीरियल्स क्रॉप्स हैं या और सभी प्रकार की फसलों में यूज़ करते हैं। ये भी एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन को वातावरण से लेता है, अपनी कोशिकाओं में बैक्टीरिया ले लेता है। जब ये मरता है तो ये मिट्टी में मिल जाता है। तो ये क्या है, मिट्टी में भी नाइट्रोजन का प्रतिशत बढ़ा देता है और उसके साथ फास्फेट भी बढ़ाता है। वही फिर बात आती है, क्रियाशीलता लाभदायक जीवों की बढ़ जाती है, पेड़ पौधा सब उपज अच्छी हो जाती है, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है। सबसे अच्छी बात है इसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी, तना मजबूत होगा। जो आंधी पानी से या किसी लॉजिंग की जो समस्या आती है, फसलें गिर जाती हैं, उससे ये बचाव करती है, रोग मुक्तों का। इसी तरह एक पीएसबी का भी हम आपको बता दें कि जो भूमि शोधन के नाम से इसका यूज़ करते हैं, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। इस आपको बता दें कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में फास्फेट है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो पेड़ पौधों को अनुपलब्ध है। तो पीएसबी ही एक ऐसा माध्यम है, जब मिट्टी में इसको डालते हैं तो उसको उपलब्ध रूप में लाता है, तो पेड़ पौधों को फास्फेट मिल जाता है, जिससे पेड़ पौधे मजबूत और तना उनके अच्छे हो जाते हैं, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो फास्फेट से उर्वरा शक्ति बढ़ती है, आपको बताया जीव लाभदायक जीवों की संख्या बढ़ती है। निसंदेह हमारा फिर ओवरऑल हमारा उपज और हमारा अनाज सब बढ़ जाएगा। अशोक जी बताइए कि काफ़ी जो है अधिकांश लगभग 25 से 20% ज़मीनें वो अगर कहें तो लगभग बंजर हो चुकी हैं। और जो बंजर भूमि है वो कई कारण हो सकते हैं, वो कोई रसायनों का ही कारण है, कई तरह तरह के कारण होते हैं। तो ये बताइए कि उनको खेती योग्य भूमि बनाने के लिए भी क्या कोई तरीका है? तो पहले तो वो मैंने बताया कि आपको मृदा परीक्षण कराएं, उनकी एक मोटा मोटा जान लें कि अम्लता और सामान्य क्षारीयता कितनी है, उसके अनुरूप उसका सुधार करेंगे। क्षारीय की अम्लता है तो उसको चूने का छिड़काव करेंगे, उसको मिलाए के करेंगे। अगर क्षारीयता ऊसर की तरफ जा रही है तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारी टेस्टिंग के हिसाब से अनुरूप बताया जाएगा किस मात्रा में कितनी करनी है। हम फिर वही बताएंगे कि यहाँ अगर जैविक उर्वरकों का या जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो हम पुरानी तरफ से आ जाएंगे। मूल का स्वरूप, मूल मिट्टी की जो संरचना है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जैविक उर्वरक हुआ या जैविक पदार्थ है, अगर ये नहीं रहता तो मिट्टी में जल धारण क्षमता नहीं रहती है जी। तो इसीलिए बंजर हो रही है। आप जैविक उत्पाद या जैविक आपका उर्वरक नहीं रहेगा तो मिट्टी की जल धारण क्षमता नहीं रहेगी, और जल धारण क्षमता रहेगी तो जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वो रहेंगे, और लाभदायक सूक्ष्म जीव रहेंगे तो मिट्टी का पर्यावरण या संतुलन अच्छा रहेगा। तो निसंदेह फिर हमारे पेड़ पौधे उपज हमारी सब वृद्धि और बढ़ोतरी होगी। मृदा परीक्षण और जैविक उर्वरक दोनों की उपयोगिता तो कितनी है वो आपने बताया, लेकिन ये बताइए कि इनके साथ साथ इन दोनों को लेकर के चलना कितना आसान है और कितना मुश्किल किसान भाइयों के लिए, और उसको आसान अगर करना है तो कैसे किया जाए? आज जनसंख्या को, आबादी को हमको भोजन तो देना ही है जी, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो जी। तो रासायनिक खादों के अलावा इसका समावेश हमने कहा है कि इसका हो जी। पहली बात तो जब टेस्टिंग के भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं में जो संस्तुतियां हैं वो संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी आभार। तो किसान भाइयों, आप सभी ने आज जाना हमारे विशेषज्ञ अशोक जी से
कि मृदा परीक्षण के लाभ क्या क्या हैं और जैव उर्वरक की उपयोगिता क्या क्या है। आशा करते हैं कि जो आज हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी आप सभी को प्रदान की है उसका आप भविष्य में लाभ जरूर उठाएंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।